जय हिंद बच्चों, आज हम बात करते हैं समतल दर्पण द्वारा तथा गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो हम पहले पढ़ लेते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्लेन मिरर उस मिरर को कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। समतल हो, ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। ये एक समतल दर्पण है। यदि प्रकाश की किरण को इधर से भेजा जाए, ये है आपतित किरण, जिस बिंदु पे टकराती है उस बिंदु को अभिलंब कहते हैं, जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। हम परावर्तन का नियम पढ़ चुके हैं, परावर्तन की घटना को पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। यह है परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन का नियम था कोण आई बराबर कोण आर। जैसे जैसे इस कोण का मान हम कम करते जाएंगे वैसे वैसे इस कोण का मान कम होता जाएगा। यदि हम प्रकाश की किरण को प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलर गिराएं, ये है प्लेन मिरर। यदि हम प्रकाश की किरण को प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलर गिराएं, ये है आपतित किरण। अभिलंब भी यही होगा। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आई बराबर क्या है? 0। जब आई बराबर 0 है तो कोण आर बराबर भी क्या होगा? 0। अर्थात यदि प्रकाश की किरण को प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलर गिराएं या लंबवत गिराएं तो प्रकाश किरण टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के लिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण के लिए हम ऑब्जेक्ट से कम 2 रेज भेजेंगे। यदि दोनों रेज जहां पे वास्तव में जाके मिलेंगी वहां पे उनका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और यदि उन्हें जबरदस्ती मिलाना पड़े तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये एक प्लेन मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष। यहाँ पे ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है बिंदु आकार। अभी हम पहले बात कर लेते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। ये ऑब्जेक्ट है, एक रेज यहां से गई, ये रेज टकराने के बाद ऐसे निकल जाएगी। दूसरी रेज यहां से गई, ये टकराने के बाद ऐसे निकल जाएगी। यदि हम ये रेज इनके बीच की यदि डिस्टेंस को देखा जाए तो अभी से ही इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर जैसे जैसे ये दोनों रेज दूर जाएंगे वैसे वैसे इनका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ये है नेत्र, यदि नेत्र यहां से यदि नेत्र से देखा जाए तो रेज हमें यहां से आती हुई प्रतीत होगी। ये वाली रेज हमें यहां से आती हुई प्रतीत होगी, तो इसका इमेज यहां पे बनेगा। अच्छा, जितनी ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस होती है उतनी ही इमेज की भी डिस्टेंस होती है। मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बराबर होती है मिरर से इमेज की डिस्टेंस। अच्छा, इस बात को हम प्रूव भी कर सकते हैं। ये एक प्लेन मिरर है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो एक रेज यहां से गई, ये टकराने के बाद यहां निकल जाएगी, और दूसरी रेज को हम यहां भेज देते हैं, ये टकराने के बाद ऐसे वापस आ जाएगी। यदि दोनों रेज को बैक साइड में मिलाए, पीछे मिलाए,
तो ये रेज जाके यहाँ पे मिलेगी, ये रेज जाके कहाँ मिलेगी, यहाँ पे। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये क्या है, नॉर्मल अभिलंब। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो ये किरण जहां ये किरण प्लेन मिरर में जिस बिंदु पे टकरा रही है, उस बिंदु पे यदि हम एक नॉर्मल बनाए तो जितना कोण ये होगा उतने कोण ये होगा। यहाँ पे जेड बन रहा है तो ये कोण थीटा है, ये भी कोण थीटा होगा। ये कोण थीटा है, ये भी कोण थीटा होगा। यहां भी जेड बन रहा है, ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा। ये कोण 90 डिग्री, इसका ये कोण भी 90 डिग्री। तो अगर हम दोनों त्रिभुज में देखें तो दोनों त्रिभुज में ये कोण थीटा है, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण थीटा, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 माइनस थीटा, ये माइनस, ये भी कोण 90 माइनस थीटा होगा। तो और इन दोनों त्रिभुज में एक भुजा जो है वो कॉमन है, ये वाला भुजा दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं ये वाली डिस्टेंस दोनों के लिए बराबर होगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो इस स्थिति में OP बराबर होगा PI, अर्थात ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के बराबर होगा सर्वांगसम के नियम से, ट्रायंगल सर्वांगसम नियम से। तो हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं जितनी प्लेन मिरर की ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस होती है उतनी ही प्लेन इमेज की भी डिस्टेंस होती है प्लेन मिरर से। यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनाना है प्लेन मिरर के हेल्प से। तो हमें पता है कि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी इमेज की दूरी होती है। तो हम एक इमेजिनरी प्लेन मिरर बना लेते हैं, ये एक इमेजिनरी प्लेन मिरर है। अब जितना डिस्टेंस इसका यहां से होगा ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट है, उतना ही डिस्टेंस पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ये है इसका इमेज। हम रे डायग्राम से समझ लेते हैं। पहली रेज यहां से गई, ये टकरा के ऐसे निकल जाएगी ऑब्जेक्ट से, और दूसरी रेज को यहां से गुजार दो, ये टकरा के ऐसे निकल जाएगी। यदि दोनों रेज को पीछे मिलाएं, ये दोनों रेज एक दूसरे को यहां पे काटती है। अब इसको हटा सकते हैं, ये है इसका इमेज। मिरर से जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे क्या है, इमेज है। ये प्लेन मिरर है। अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। यदि ऑब्जेक्ट बड़ा हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखी है, ये भी। अब हमका इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है। तो इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से कम हम दो रेज भेजेंगे या दो प्रकाश किरण भेजेंगे। ये दोनों जहां पे वास्तव में मिलेंगी वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, यदि इन्हें मिलाना पड़े तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो हम पहली रेज भेज देते हैं सीधा, ये रेज सीधा निकल जाएंगी टकराने के बाद ऐसी। दूसरी रेज को हम इधर से भेज देते हैं। ये वाला पॉइंट, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके लिए अभिलंब का काम करेगा। जितने कोण से ये आ रही है उतने कोण से ये परावर्तित हो जाएगी। ये कोण थीटा है तो ये भी कोण कितना होगा, थीटा। यदि हम इन्हें पीछे मिलाएं, अभी देखिए इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, ये दोनों रेज कहीं नहीं मिलने वाली है। यदि हम इन्हें बैक साइड में मिलाएं, पीछे मिलाएं, तो ये जाके यहां पे मिलेगी, यहां पे इनका इमेज बनता है, ये डैश बी डैश। जितना डिस्टेंस इसका यहां मिरर से ऑब्जेक्ट का रहता है उतना डिस्टेंस इमेज का मिरर से रहता है।
ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर की दूरी और इमेज से प्लेन मिरर की दूरी दोनों क्या है, बराबर है, बराबर होते हैं। और इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। गोलीय दर्पण द्वारा, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अच्छा, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण से पहले हम कुछ नियम का अध्ययन कर लेते हैं जो इमेज फॉर्मेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। यह काफी ज्यादा पहला, कुछ महत्वपूर्ण नियम, कुछ महत्वपूर्ण नियम। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण नियम का अध्ययन कर लेते हैं, इससे इमेज फॉर्मेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। पहला, रूल नंबर 1, ये है अवतल दर्पण, ये है P, ये है फोकस और ये है C। यदि प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजे तो ये फोकस से गुजरेगी। ये पहला रूल है, यदि प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजे तो ये कहां से जाएगी, फोकस से। उत्तल दर्पण में देख लेते हैं, ये P है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र। यदि मुख्य अक्ष के समांतर भेजें तो ये कहां, ये फोकस को टारगेट करके, यदि प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजें ये कहां से गुजरेगी, फोकस से। उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात फोकस से, और उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है यदि हम प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजें तो। ये पहला रूल है। दूसरा नियम, रूल नंबर 2, ये P है, ये F है और ये C। रूल नंबर 2 है, यदि प्रकाश किरण को, यदि प्रकाश किरण को फोकस से भेजें तो ये उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यदि प्रकाश किरण को फोकस से भेजें तो यह उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अवतल दर्पण में यदि प्रकाश रेज को मुख्य फोकस से भेजें तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरा, उत्तल दर्पण में ये P है, ये F है और ये C। यदि फोकस को टारगेट करके भेजे ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में यदि हम फोकस को टारगेट करके भेजे लाइट रेज को तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अवतल दर्पण में यदि हम फोकस से भेजें तो यह मुख्य अक्ष के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। यदि हम लाइट रेज को फोकस से भेजें तो ये कहां से गुजरेंगी, फोकस से। अवतल दर्पण में फोकस से गुजरेगी और उत्तल दर्पण में फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ये रूल नंबर 2 है। तीसरा नियम, ये P है, ये F है और ये C। तीसरा रूल ये है, यदि हम वक्रता केंद्र को टारगेट करके लाइट रेज को भेजें तो ये वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। अच्छा, इसका कारण यह है कि हम प्लेन मिरर में पढ़ चुके हैं, जब लाइट रेज को हम परपेंडिकुलर गिराते थे वक्र प्लेन मिरर पे तो वो प्रकाश किरण वैसे ही निकल जाती थी अभिलंब, क्योंकि
यदि हम लाइट रेज को, ये है प्लेन मिरर, यदि हम लाइट रेज को परपेंडिकुलर गिराएं तो इसके लिए अभिलंब और आपतित किरण दोनों एक ही होगा। अभिलंब और आपतित किरण दोनों एक ही होगा। कोण इसमें 0 है। लाइट रेज जैसे आती है वैसे ही निकल जाती है। तो ये वाला पॉइंट वक्रता केंद्र इस वाले पॉइंट के लिए अभिलंब लंब का काम करती है, ये परपेंडिकुलर होती है। क्योंकि यदि हम इसे कंप्लीट करें तो यदि हम इसके कंप्लीट करें तो ये सेंटर होगा, इस सर्किल का ये सेंटर है, और सेंटर से यदि हम परिधि पर कोई लाइन खींचे तो वो लंबवत होती है या परपेंडिकुलर होती है। इसलिए प्रकाश की किरण को यदि वक्रता केंद्र से टारगेट करके भेजा जाए तो या उसी पथ से वापस लौट आती है या उसी रास्ते से वापस लौट आती है। उत्तल दर्पण में भी ये P है, ये F है और ये C है। यदि वक्रता केंद्र को टारगेट करके भेजा जाए तो लाइट रेज ऐसे ही निकल आती है। तो ये रहे उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के मुख्यतः 3 नियम, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे हमें इमेज बनाने में। तो अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अच्छा, इसमें हमें मुख्यतः अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण में मुख्यतः 6 स्थिति के बारे में अध्ययन करना है। तो पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहां पे हो? अनंत पे। जब वस्तु अनंत पर हो, ये है अवतल दर्पण, ये इसका पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर, ये है इनफाइनाइट। अच्छा, इनफाइनाइट से आने वाली रेज को हम पैरेलल मानते हैं या अनंत से आने वाली प्रकाश किरण को हम समांतर मानेंगे। तो रे ऑब्जेक्ट अनंत पे रखी है, तो इमेज बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट से कम 2 प्रकाश किरण को भेजेंगे। ये दोनों प्रकाश किरण जहां पे वास्तव में मिलेगी वहां पे इनका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यदि इन्हें जबरदस्ती मिलाना पड़े या इन्हें जबरदस्ती मिलाना पड़े तो इनका आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो पहली रेज ये है जो मुख्य अक्ष के समांतर है, ये फोकस से गुजरेंगी। दूसरी रेज को हम यहां से भेज देते हैं, ये भी कहां से जाएंगी? फोकस से। इमेज बनाने के लिए कम से कम हम वस्तु से 2 प्रकाश किरण को भेजेंगे। ये दोनों प्रकाश किरणें वास्तव में जहां जाके मिलेंगी वहां पे इनका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यदि इन्हें मिलाना पड़े या जबरदस्ती मिलाना पड़े तो वहां पे इनका आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से 2 रेज हम भेजें। पहली रेज मुख्य अक्ष के समांतर है, फोकस से गुजरेगी। दूसरी रेज मुख्य अक्ष के समांतर है, ये भी कहां से गुजरेगी? फोकस से। यदि हम प्रतिबिंब के बारे में देखें, प्रतिबिंब के बारे में पहला आकार, दूसरा स्थिति, पहला आकार, दूसरा स्थिति, तीसरा प्रकृति। पहला आकार, दूसरा स्थिति, तीसरा प्रकृति। आकार क्या होगा? वस्तु से छोटा या बिंदु आकार भी बोल सकते हैं, वस्तु से छोटा। स्थिति क्या होगी? फोकस पर। स्थिति क्या होगी? फोकस पर। प्रकृति क्या होगी? वास्तविक उल्टा। वास्तविक उल्टा। तो यदि वस्तु अनंत पे होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे। आकार कैसे होगा? वस्तु से छोटा। स्थिति क्या होगी? फोकस पर। और प्रकृति क्या होगी? वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक इसलिए होगा क्योंकि दोनों रेज अपने आप मिल रही है, दोनों प्रकाश रेज अपने आप मिल रही है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यदि इन्हें मिलाना पड़े तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब हम दूसरी स्थिति की बात कर लेते हैं। जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच हो। जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच हो। जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच हो।
अब हम दूसरी स्थिति के बारे में पढ़ लेते हैं, जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच हो। ये है उत्तल दर्पण, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये ध्रुव P, ये फोकस दूरी F और ये वक्रता केंद्र C। अब की ऑब्जेक्ट कहां पे है? अनंत तथा C के बीच। हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये B। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम इससे कम से कम 2 लाइट रेज को भेजेंगे। इस वस्तु से प्रतिबिंब बनाने के लिए हम कम से कम 2 प्रकाश किरण भेजेंगे। ये दोनों प्रकाश किरण वास्तव में जहां जाके मिलेगी वहां पे इनका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यदि इन्हें मिलाना पड़े तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो पहली रेज को हम मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण फोकस से गुजरेंगे, ये हम नियम में पढ़ चुके हैं। दूसरा, फोकस से दूसरी रेज को भेज देते हैं। ये दोनों रेज एक दूसरे को यहां पे काट रही है। पहली रेज मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये फोकस से गुजरेंगी, दूसरी फोकस से जाएंगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। दोनों रेज एक दूसरे के यहां पे काट रही है तो यहां पे इसका इमेज बनता है ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट से छोटी वस्तु बनती है और सी तथा एफ के बीच में बनती है। पहली रेज को हम मुख्य अक्ष के समांतर भेजे, ये फोकस से जा रही है। दूसरी को फोकस से भेजे, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दूसरी रेज फोकस से जा रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो पहली रेज मुख्य अक्ष के समांतर है, ये फोकस से जाएंगी। दूसरी फोकस से जा रही है तो मुख्य अक्ष के ये समांतर हो जाएगी। प्रतिबिंब का आकार, अगर प्रतिबिंब का आकार देखा जाए तो ये वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा। स्थिति F एंड C के बीच, F तथा C के बीच प्रकृति क्या होगी? वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। प्रकृति क्या होगी? वास्तविक तथा उल्टा। तो यदि ऑब्जेक्ट को अनंत तथा C के बीच रखा जाए तो इसका इमेज कहां बनता है? C तथा F के बीच, C तथा F के बीच। अब हम वस्तु की तीसरी स्थिति की बात कर लेते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु कहां हो? वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु कहां पे हो? वक्रता केंद्र पर। ये अवतल दर्पण है, ये ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। ये ऑब्जेक्ट है, ये भी। इमेज बनाने के लिए कम से कम हम कितने रेज को भेजेंगे? 2 रेज को। पहली रेज मुख्य अक्ष के समांतर है, ये कहां से गुजरेंगी? फोकस से। दूसरी को फोकस से भेजते हैं तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। दोनों रेज एक दूसरे को यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है तो यहां पे इसका प्रतिबिंब बनता है। यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाए तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनती है और आकार वस्तु के आकार के बराबर होती है। यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाए तो इमेज भी कहां बनती है? वक्रता केंद्र पर। आकार क्या होगा? वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर। तो स्थिति क्या होगी? स्थिति होगी C पर। प्रकृति वास्तविक उल्टा, प्रकृति क्या होगी? वास्तविक उल्टा। जब वस्तु कहां पे हो? वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होगी तो उस स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनेगी? वक्रता केंद्र पर ही। और वस्तु जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना बड़ा इमेज बनता है।
वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होती है जब वस्तु कहां पे हो, वक्रता केंद्र पर। अब हम नेक्स्ट स्थिति की बात कर लेते हैं, जब वस्तु F तथा C के बीच हो। जब वस्तु F तथा C के बीच हो, ये अवतल दर्पण P, ये F और ये C, ये है ऑब्जेक्ट ये भी। तो ऑब्जेक्ट से इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी किरण को भेजना है हमें, 2 रेज को। पहली रेज मुख्य अक्ष के समांतर है, ये कहां से गुजरेंगी, फोकस से। दूसरी रेज को फोकस से भेज देते हैं, फोकस से जाने वाली रेज मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। इसका इमेज कहां बनेगा, यहाँ पे ए डैश बी डैश। पहली रेज को मुख्य अक्ष के समांतर भेजी, ये फोकस से गई। दूसरा फोकस से भेजे, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दोनों रेज एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है, ये है सी। तो इस स्थिति में यदि आकार की बात की जाए, प्रतिबिंब की आकार के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में, तो आकार क्या होगा, आकार होगा वस्तु से बड़ा। स्थिति क्या होगी, स्थिति होगी C तथा अनंत के बीच, C तथा अनंत के बीच, C तथा अनंत के बीच। प्रकृति क्या होगी, प्रकृति होगी वास्तविक उल्टा। तो यदि हम वस्तु को C तथा F के बीच में रखें तो इमेज कहां पे बनेगी, अनंत तथा C के बीच, इनफाइनाइट तथा C के बीच, ये इनफाइनाइट है। या हम इसे C से परे भी बोल सकते हैं। तो इमेज कहां बन रही है, C से परे या C तथा अनंत के बीच। अब हम नेक्स्ट स्थिति की बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो। जब वस्तु कहां हो, फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, यह है अवतल दर्पण। इस बार वस्तु कहां पे रखी है, फोकस पे। तो पहली रेज ये है मुख्य अक्ष के समांतर, जो कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरी रेज को वक्रता केंद्र से टारगेट करके भेजते हैं। ये दोनों रेज आपस में समांतर है, और समांतर रेज कहां पे जाके मिलेगी, अनंत पे। तो इनका आकार जो होगा, प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु से काफी ज्यादा बड़ा होगा। स्थिति क्या होगी, अनंत पे, और प्रकृति क्या होगी, वास्तविक तथा उल्टा। यदि हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखें तो इमेज कहां बनेगी, अनंत पर, क्योंकि अनंत से आने वाली प्रकाश किरण को हम समांतर मानते हैं। तो जो समांतर रेज है वो कहां जाएगी, अनंत पे। तो आकार क्या होगा प्रतिबिंब का, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। स्थिति क्या होगी, अनंत पर। प्रकृति क्या होगी, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। कब, जब वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगी, अनंत पे, मतलब दर्पण से काफी ज्यादा दूर बनती है। अब हम अंतिम स्थिति की बात करते हैं, स्थिति की बात कर लेते हैं, जब वस्तु F तथा P के बीच हो। अब हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की 6वीं स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं, जब वस्तु F तथा P के बीच हो। ये है अवतल दर्पण, ये है P, ये है F, ये है C। आपकी वस्तु कहां पे हो, F एंड P के बीच। जब वस्तु F तथा P के बीच हो, ये है इमेज।
ये बी। तो पहली रेज को हम मुख्य अक्ष के समांतर भेज देते हैं। मुख्य अक्ष के जो समांतर है ये कहां से गुजरेगी, फोकस से। दूसरी रेज को हम यदि वक्रता केंद्र से टारगेट करके भेजें, ये ऐसे निकल जाती है। दूसरी रेज को यदि हम वक्रता केंद्र से टारगेट करके भेजें तो ये ऐसे निकल जाती है। इन दोनों रेज के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ये कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी इनके बीच में डिस्टेंस इतना है, जैसे जैसे ये दूर जाएंगे वैसे वैसे इनके बीच डिस्टेंस और बढ़ता जाएगा। तो इन रेज को हम दर्पण के पीछे मिलाते हैं। यदि हम यहां मिलाएं तो इसका इमेज कहां बनेगा, यहां पे। ए डैश बी डैश। तो यदि ऑब्जेक्ट को अवतल दर्पण में एफ तथा पी के बीच रखें तो इमेज कहां पे बनेगी, दर्पण के पीछे। तो आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा। आकार होगा वस्तु से बड़ा। स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। अच्छा, अवतल दर्पण की यही एक स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और प्रकृति क्या होगी इसकी, आभासी तथा सीधा। ये वर्चुअल इमेज बनता है, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, अवतल दर्पण मुख्यतः 6 स्थितियों में प्रतिबिंब की हर एक स्थिति को बनाकर दे रहा है। ऑब्जेक्ट जैसे हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं उसी प्रकार से इमेज बन रही है। यदि ऑब्जेक्ट को एफ तथा पी के बीच में रखें, तो इसका इमेज कहां बनता है, दर्पण के पीछे। और कैसा है वो, आभासी। तो आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा, स्थिति दर्पण के पीछे, और प्रकृति क्या होगी, आभासी तथा सीधा। तो हम अवतल दर्पण में वस्तु की मुख्यतः 6 स्थिति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अच्छा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण मुख्यतः 2 स्थिति है, ये है। अच्छा, वो जो 2 स्थिति है वो हमें अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो पहले जो इसमें वस्तु की स्थिति है वो अनंत को छोड़कर यदि ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखा जाए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो इसमें जो पहली स्थिति है, अनंत को छोड़कर वस्तु को कहीं भी रखा जाए, वस्तु को कहीं भी रखा जाए, अनंत को छोड़कर वस्तु को कहीं भी रखा जाए, ये है उत्तल दर्पण। ये है इसका पोल, ये है इसका फोकस, और ये है वक्रता की, सॉरी, ये है उत्तल दर्पण, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, ये है पोल, ये है फोकस, और ये है वक्रता केंद्र। अनंत को छोड़कर ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें, हम मान रहे हैं ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये भी। तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रेज को भेजना है। पहली रेज ये है जो मुख्य अक्ष के समांतर है, ये परावर्तित होकर ऐसे निकल जाएंगी। यदि इन्हें पीछे मिलाए तो कहां मिलेगी, फोकस पे। अच्छा, दूसरी रेज को हम वक्रता केंद्र से को टारगेट करके भेज रहे हैं। दूसरी रेज को वक्रता केंद्र को टारगेट करके यदि हम भेजें तो ये ऐसे ही निकल आएगी। ये है वक्रता केंद्र। ये दोनों रेज एक दूसरे की यहां पे काट रही है, तो यहां पे इसका इमेज बनता है ए रेज बी रेज। पहली रेज मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, ये फोकस से निकल गई, फोकस को टारगेट करके। दूसरी हम वक्रता केंद्र को टारगेट करके भेजे, ये सीधी निकल गई। यदि हम इन्हें पीछे मिलाए तो ये कहां मिलेगी, पी तथा एफ के बीच। अब हम प्रतिबिंब के बारे में बात कर लेते हैं। प्रतिबिंब के बारे में
पहला स्थिति, स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो दर्पण के पीछे P तथा F के बीच, P तथा F के बीच, P तथा F के बीच प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो दर्पण के पीछे P तथा F के बीच होगी। दूसरा, आकार वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से कैसे होगा? छोटा। दर्पण की स्थिति क्या होगी? P तथा F के बीच, P तथा F के बीच। आकार क्या होगा? वस्तु से छोटा, वस्तु इतनी बड़ी है, इमेज इतनी बड़ी है। तीसरा, प्रकृति, प्रकृति क्या होगी? आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। तो यदि उत्तल दर्पण में ऑब्जेक्ट को अनंत को छोड़कर कहीं भी रखें तो उसका इमेज कहां बनता है? P तथा F के बीच में, और वस्तु से काफी छोटी होती है। और प्रतिबिंब कैसी है? आभासी तथा सीधा, और दर्पण के पीछे बनता है। अच्छा, यही एक स्थिति है जो हमें अवतल दर्पण में प्राप्त नहीं होता। अवतल दर्पण बड़े वस्तु का छोटा, अवतल दर्पण बड़े वस्तु का छोटा आभासी प्रतिबिंब नहीं दे सकता, और यही जो है हमें देता है उत्तल दर्पण। ये स्थिति हमें अवतल दर्पण में देखने को नहीं मिलता, ये सिर्फ उत्तल दर्पण में ही मिलता है। अब हम वस्तु की दूसरी स्थिति की बात कर लेते हैं, जब वस्तु अनंत पे हो। जब वस्तु कहां पे हो? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर हो, पहली रेज को मुख्य अक्ष के समांतर भेज दिए, ये परावर्तित इधर होकर इधर चली गई, और दूसरी रेज को हम इधर से भेज दिए, परावर्तित होकर इधर चली गई। यदि दोनों रेज के बीच के डिस्टेंस देखा जाए तो ये बढ़ती ही जाएंगी, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। यदि हम इन्हें पीछे मिलाएं, ये कहां मिलेंगी? फोकस पर। तो इसका इमेज कहां पे बनता है? फोकस पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? फोकस पर, लेकिन दर्पण के पीछे। फोकस पर, दर्पण के पीछे। आकार क्या होगा? वस्तु से छोटा, बिंदु आकार का भी कह सकते हैं, वस्तु से छोटा। प्रकृति क्या होगी? आभासी सीधा, आभासी सीधा। आभासी सीधा इसलिए हो रहा है क्योंकि रेज को हम खुद मिला रहे हैं, रेज अपने आप नहीं मिल रही है। तो ये हो गया समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो अब हम इस वीडियो में पढ़ चुके समतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा तथा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दर्पण सूत्र के बारे में और साइन कन्वेंशन के बारे में।